अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर यूसुफ़ और आज हम बात करने वाले हैं एक कॉमन टॉपिक के बारे में। इसके बारे में हम पहले भी 2-3 दफ़ा बात कर चुके हैं और ये है कोरोना वायरस। क्योंकि इसकी सेकंड वेव, थर्ड वेव बहुत सारे ममालिक में शुरू हो गई है, तो हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब आजकल ये बहुत कॉमन चल रहा है कि भाई टीवी पे, मीडिया पे कि भाई जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं। तो इसकी क्या वजह है और ये सेकंड वेव है या थर्ड वेव है? देखें, वेव्स जो होती है ना, वो उसको कहते हैं कि भाई पहले केसेस आए बहुत सारे, कुछ हज़ारों में, वक्त के साथ साथ वो कम हो गए, ख़त्म हो गए और फिर एकदम से दोबारा बढ़ने शुरू हो गए। तो ये होती है सेकंड वेव, थर्ड वेव। बहुत सारे ममालिक में या हिस्ट्री में भी जब भी इस तरह की कोई बीमारियां आई हैं तो ज़्यादातर पहली वेव नुकसानदेह होती है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वेव भी थोड़ी थोड़ी आती हैं, लेकिन उसमें नुकसान अमूमन इतना ज़्यादा नहीं होता। इसकी वजह ये होती है कि भाई रिसोर्सेज आपके पास अलॉटमेंट का टाइम मिल जाता है। मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पाकिस्तान में आज से तकरीबन 1 साल पहले, साल ही होता जा रहा है कि जब कोरोना आया था, तो उस वक्त हमारे पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं थी। यानी कि अगर आप सिंपल एग्जांपल लें तो अगर आप मास्क लेने जाएं तो मास्क अवेलेबल नहीं थे। एक सिंपल मास्क आपको 100 से 300 रुपये तक का मिलता था, जिसकी एक्चुअल वर्थ शायद 30-40 रुपये थी। तो क्योंकि मास्क थे नहीं, उसमें हो ये रहा था कि जो मेजॉरिटी मास्क चाइना से आते थे, पूरे सालों साल जो उनकी नॉर्मल कंजम्पशन थी, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी 100 मास्क बनाती थी तो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होकर 80-90 तक इस्तेमाल हो जाते थे। अब जैसे ही कोरोना फैला, एकदम से दुनिया में मास्क की रिक्वायरमेंट बढ़ गई और प्रोडक्शन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी थी। तो इसी वजह से एक्यूट शॉर्टेज हुई। और जो पहली वेव होती है ना, उसमें बीमारी इसीलिए बढ़ती है क्योंकि आपके पास अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट नहीं हो पाता। तो पहली वेव में आपको ज़्यादातर टाइम चाहिए होता है ताकि आप थोड़ी बहुत रिसोर्सेज को गैदर करना शुरू कर दें। तो पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ कि वक्त के साथ साथ प्रोडक्शन बढ़ती रही। इस दौरान चाइना ने इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ लगा दी कि मास्क बिल्कुल आम हो गए। तो अब वही मास्क जो कि शुरू में अवेलेबल नहीं थे और जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आता था, क्लोथिंग आती थी, जो हॉस्पिटल्स में बड़ी शॉर्ट हो गई थी, वो अब बेइंतहा सूरत में मौजूद है। तो अब वही मास्क हमें रूटीन में 10, 12, 15 रुपए में मिल भी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके साथ साथ पहली वेव के बाद आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अपने हॉस्पिटल्स में कोरोना के लिए डेडिकेटेड वार्ड यूनिट्स बना लें, पॉलिसीज़ बना लें, नए सेंटर्स बना लें, नए वार्ड बना लें, उसके लिए डेडिकेटेड इक्विपमेंट ख़रीद लें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो तमाम ममालिक में यही किया जाता है कि पहली वेव के दौरान जब उन्हें पता चल जाए कि ये एक इमरजेंसी है, तो वो उसके लिए, उसको ट्रीट करने के लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स लेना शुरू कर देते हैं। वो ममालिक जो कि इस काम में पीछे रह जाएं कि भाई हाँ ठीक है, अब तो गुजर गई, छोड़ो, जाने दो, हो गया काम, सही है, हो तो गया, बात ख़त्म हो गई। तो जब वो सेकेंड वेव आती है तो उसी तरह होता है कि सेकेंड वेव में भी हम तैयार नहीं होते और इस दफ़ा बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है और बार बार तो आप लॉकडाउन इम्पोज भी नहीं कर पाते। यही वजह है कि हमारे हमसाए मुल्क में अप्रोप्रिएट, प्रॉबेबली हो ये सकता है कि भाई उन्होंने अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल इतने नहीं बना पाए। और ये भी वाज़ेह बात है कि भाई इतना बड़ा मुल्क है, इतनी ज़्यादा आबादी है, आप एक साल में कितने रैपिडली हॉस्पिटल बना सकते हैं, बेड्स बना सकते हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। ये कहने को तो फिर भी आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है। डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया का जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है और दवाइयों में वो हमसे बहुत आगे। इनफैक्ट 80% वैक्सीन्स इंडिया में ही बनती हैं क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। मेजॉरिटी दवाइयाँ भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद इंडिया सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। तो इसकी वजह क्या है? यही वजह है कि भाई हमने अप्रोप्रिएट एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया। हम सब ये समझे कि भाई कोरोना ख़त्म हो गया है, अब अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाओ। बेसिक मास्क जो कि पहले मुयस्सर नहीं था, अब तो है हमारे पास, फिर भी हम उसे पहनना पसंद नहीं करते। अब स्पेकुलेशन ये हैं कि भाई जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में हो रहा है, तो ऐसा अल्लाह ना करे पाकिस्तान में भी ना हो। ठीक है, और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो सब कहते हैं नहीं यार, हमारा ईमान बहुत ज़्यादा मजबूत है, हमें कुछ नहीं होगा। देखें, इंशाल्लाह मैं भी यही चाहता हूँ और हम सब की दुआ है कि पाकिस्तान में ऐसा ना हो। लेकिन हम अमूमन स्टेटिस्टिक्स पे चलते हैं।
अगर आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो अगर किसी के 90 रन पे 9 आउट हो जाए तो वो 200 का टारगेट बना सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी कितनी है? शायद 5%, 95% वो नहीं जीत पाए। तो इसी तरह जो स्टेटिस्टिक्स कह रही हैं उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि 2 से 3 महीने बाद पाकिस्तान में भी इसी तरह का स्पाइक पैटर्न आएगा, क्योंकि हमारे भी कुछ रिलीजियस त्यौहार वगैरह जिसमें हम लोग घुल मिल के बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, वो आने वाले। तो हमें ज़रूर चाहिए कि हम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वरना हमारे यहाँ भी यही ट्रेंड ऑब्ज़र्व किया जाएगा। इससे बचने के दो ही तरीके, एक या तो आपको वैक्सीन लग जाए, दूसरा या आप अपना SOPs को फॉलो करो और अपना ख्याल रखें। देखिए जवान लोग हैं 18-20 साल के, 25 साल के, इनको 99.9% कुछ नहीं होता। लेकिन होता ये है कि अगर हम कहीं बाहर बैठे, चाय वाय पे बैठे दोस्तों से, एक नॉर्मल फ्लू लग गया हमें, हम समझे भाई फ्लू है, कुछ नहीं होता। लेकिन वो जब हम घर आते हैं तो अपने दादा दादी नाना, क्योंकि हमारे यहाँ एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, तो हम वो फ्लू अपने फैमिली को ट्रांसमिट कर देते हैं, और जब उनके लिए ये चीज़ बड़ी नुकसानदेह हो जाती है। तो ज़रूर अगर आप किसी भी कोशिश करें, मेरा आपसे ये मशवरा है कि प्लीज़ जब भी आप बाहर जाएं कोशिश करें कि पॉपुलेटेड जगहों पे या दोस्तों में बहुत ज़्यादा घुल मिल कर नहीं बैठें, और अगर बैठना कहीं जाना ज़रूरी है तो थोड़ा फासला रख के बैठें और एक मास्क ज़रूर लगाएं ताकि एटलीस्ट आप प्रोटेक्टेड रहें। अब पाकिस्तान में क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चल रहा है, लेकिन इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बावजूद अगर इसी स्पीड से चलता रहा ना तो पाकिस्तान में कम से कम भी 10 साल लगेंगे एटलीस्ट 50-60% लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। तो मैं आप सबसे ये रिकमेंड करूँगा कि जो लोग इस प्रोग्राम में आ गए हैं, 50 अबव 60 अबव लोग हैं, वो काइंडली अपने नंबर गवर्नमेंट को मैसेज करके अपनी फ्री वैक्सीनेशन लाजमी करवा लें। जो गवर्नमेंट हमें ऑफ़र कर रही है वैक्सीन वो है साइनोफार्म चाइनीज़ वैक्सीन, जो कि अप टू 86% इफेक्टिव है। इसके अलावा जो प्राइवेट वैक्सीन आ गई है आजकल वो है स्पुतनिक, रशियन वैक्सीन है, उसकी जो कॉस्ट आजकल चल रही है वो तकरीबन 12,000 है दोनों डोजेज़ की। तो वो भी अगर आपके पास वसाइल हैं तो प्लीज़ जल्द अज जल्द जहाँ से भी आपको बुकिंग मिले आप करवा लें, क्योंकि ये कुछ ही दिनों में जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल लाजिम हो जाएगी। अभी भी हमने सुनने में आ रहा है कि हज खुल रहा है और हज में कुछ वही लोग सिलेक्टेड होंगे जो कि वैक्सीनेटेड होंगे, और कुछ ही अरसे की बात है कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग कर पाएंगे। और अल्लाह ना करे अगर ये स्पाइक पे जाता है कोरोना का मसला, तो उसी तरीके से लोग फिर वैक्सीन के पीछे भागेंगे और वैक्सीन फिर एकदम शॉर्ट होगी, और यही मसला होगा कि जो 12,000 की वैक्सीन है फिर वो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख तक में बिकने लग जाएगी। तो अगर आपके पास अभी वसाइल हैं तो बेशक प्लीज़ वैक्सीनेट करवा लें अपने आप को, और अगर आप गवर्नमेंट प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं तो गवर्नमेंट के थ्रू वैक्सीनेट करवा लें। जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक वो अप टू 92% इफेक्टिव है, और जो अमेरिका US में जो फाइज़र वैक्सीन है वो अप टू 96-97% इफेक्टिव है। तो आज का मेरा मैसेज यही था कि हमें अपना ख्याल ज़रूर रखना है, क्योंकि जो कोरोना की सेकेंड वेव, थर्ड वेव आने वाली है वो काफ़ी डेंजरस हो सकती है, और हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम ये इन्फेक्शन अपने घर ना लेकर आएँ। ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीनेशन और SOPs को फॉलो करते हुए ही हो सकता है। और साथ ही साथ हमें दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला इस अज़ाब को हमारे मुल्क से और हम हमारे हमसाय मुल्क से ख़त्म कर दे। देखें कोई भी बीमार हो तो उसकी इयादत ही करनी चाहिए, बेशक वो जो भी हो। तो बेशक हमारा हमसाया मुल्क है, हमें इतना पसंद ना भी हो, लेकिन हमें उनकी सेहतयाबी के लिए ज़रूर दुआ करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और हमें भी इस अज़ाब से बचाए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।